Hello each and everyone. This is the India Reads. Today we are going to start the history chapter number 8 class 6 and NCRT, and the chapter name is Ashoka the emperor who gave up a war. Let's understand this chapter. Firstly, we are going to write his name, Ashoka the emperor who gave up a war. Ashoka the emperor who gave up a war, and this is part 1. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महान सम्राट मगध के जो हुए हैं इतिहास में, जिनका स्वर्ण अक्षरों में नाम आज भी दर्जित है, सम्राट अशोक, जिन्होंने कि युद्ध करना छोड़ दिया था। तो चैप्टर का नाम है सम्राट अशोक। जिन्होंने युद्ध करना त्याग दिया। As we have read also the previous chapters, and we know that the king or emperor, for him that is the major and important part, that he was a warrior. वो एक योद्धा हुआ करता था, and he fought different type of wars, अलग अलग तरह के युद्ध करके उसको जीतता था, जिससे उसकी शोभा जो थी बढ़ती थी। But there was the great emperor of Magad, सम्राट अशोक, who just gave up a war for the sake of the humanity and mankind. लेकिन उनमें से एक महान राजा सम्राट अशोक हुए जिन्होंने मानवता के लिए युद्ध करना छोड़ दिया था। तो आइए हम उसके बारे में अभी जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। Yes, a line that often we can see on our notes or our coins, that is there is the big history behind that. जो भी आज हम अपने नोट देखते हैं, जो हमारे रुपए हैं या कॉइन हैं, सिक्के हैं, उस पर जो शेर की जो एक लॉइन की मूर्ति बनी होती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। बिफोर दैट इट हैज़ बीन कार्ड ऑन द बोल्डर्स, पिलर्स, stones, rock, etc. as the ordinance of Samrat Ashok, who just preached the message of Mahatma Buddha, as well as the instruction for the audience or public. तो सम्राट अशोक जो कि जिसका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, ये सिक्कों पर या रुपयों पर जो है लॉइन या की मूर्ति जो आने से पहले या उसकी पिक्चर आने से पहले, इसको पत्थरों पर, शिलालेख पर, बोल्डर्स पर, जिसको हम कहते हैं शिलालेख, जो दी ह्यूज स्टोन्स दैट आर नोन एज बोल्डर्स, और इसके अलावा चट्टानों के ऊपर उसने अपने कुछ उपदेश लिखवाए जनता के लिए, या महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको लिखवाया। बिकॉज ही हैज शिफ्टेड हिज रिलीजन फ्रॉम हिंदुज़म टू बुद्धिज़्म, ही वाज द ग्रेट डिसिपल ऑफ महात्मा बुद्ध, सो ही ट्राइड हार्ड टू स्प्रेड दिस रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म इवन इनटू श्रीलंका एंड ब्रह्मा आल्सो। तो हिंदू धर्म को छोड़कर जब उसने बुद्ध धर्म अपना लिया था सम्राट अशोक ने, तो उसने बुद्ध धर्म को स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा यत्न किए थे। इवन उन्होंने श्रीलंका और ब्रह्मा तक, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में स्टडी किया था, ही हैज सेंट हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा टू श्रीलंका फॉर स्प्रेडिंग द रीजन ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ पर भेजा गया और बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, अ वेरी बिग किंगडम, जिसको हम एंड एम्पायर की संज्ञा देंगे। Here, first of all, we will compare the term kingdom and empire also. What is the difference? Kingdom
and empire. Okay, kingdom can be a smaller region, okay, and particular region where any king or head can rule. This is it. It can be smaller region or particular area. It can be vast area along with capital and lot of cities, towns, and officials are needed for it. तो जैसे कि हम यहाँ पर ये क्लियर कर सकते हैं, किंगडम जिसको हम वैसे राज्य कहते हैं हिंदी में, किसी राजा का राज्य, और एम्पायर कोई शासन। तो डिफरेंस क्या है? किंगडम पे जो राज करेगा ही इज नोन एज किंग एंड ऑन एम्पायर इज नोन एज एम्परर। सो द एरिया ऑफ किंग इज स्मॉलर देन द emperor because there will be a lot of resources and the king has to hire some officials to collect the tax or finding the demand for the emperor. Okay, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक शासक है और एक किंग राजा है, किंगडम और एम्पायर में जो एक डिफरेंस है वो यही है कि ये एक स्मॉल एरिया होता है और ये एक बहुत बड़ा विशाल एरिया होता है जहाँ पर कोई शासक जो है शासन करता है और उसको उसके लिए ऑफिशियल्स भी रखने पड़ते हैं, उनको रेगुलर जो है सैलरीज भी देनी पड़ती हैं, रिसोर्सेज को मेंटेन भी करवाना पड़ता है, और एक राजधानी पर तो उसका कंट्रोल होता है और बाकी जगहों पर उसको कुछ अपने गवर्नर या प्रोविंस जिसको एक सूबे पर कुछ अधिकारी नियुक्त करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों में आप जो डिफरेंस है देख सकते हैं। ओके, सो now we'll talk about the Magadh dynasty. जिसको हम मौर्य डायनेस्टी कहते हैं। तो पहले हम लोग ये चर्चा करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डायनेस्टी। डायनेस्टी का क्या मीनिंग? Ruling of family members one after another is termed as dynasty. In this concept, we can say that Maurya is also a dynasty क्योंकि इनके जो यहाँ पर जो पहले क्लियर किया गया हमने, रूलिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स वन आफ्टर अनदर, जो एक परिवार के मेंबर होते हैं एक के बाद दूसरा शासन करता है इसी तरह टर्म वाइज, तो उसको ही हम डायनेस्टी कह सकते हैं। यानी कि शासन करने वाला जो होना चाहिए वो एक ही फैमिली से संबंधित होना चाहिए। इस टर्म में अगर बात की जाए तो मौर्य जो है, मौर्य इज आल्सो डायनेस्टी बिकॉज जैसे हम इसकी अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले अगर हम शक्तिशाली पावरफुल द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आगे द सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार,
and after that his son great Ashoka. तो इस लिहाज से ये एक डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी, क्योंकि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उनके बेटे बिंदुसार और फिर उनके बेटे अशोक आए, यानी कि अशोक के पिता राजा बिंदुसार और बिंदुसार से पहले अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, एंड नाउ विल कंटिन्यू दिस कंसेप्ट. चंद्रगुप्त मौर्य who was very ambitious and great administrator, founded the Maurya Empire about 2300 years ago. तो अगर हम मौर्य के शासन की बात करें तो मौर्य शासन की जो उत्पत्ति हुई, द ग्रेट मैन, द ग्रेट फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्परर और मौर्य एम्पायर, दैट इज नोन एज चंद्रगुप्त मौर्य, हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ द ग्रेट अशोका. महान सम्राट अशोक के जो दादा थे, जो मौर्य शासन के जिन्होंने फाउंडेशन रखा था, ही वाज अ वेरी एम्बिशियस एंड ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर. वो एक तीव्र इच्छा वाले और बहुत ही महान प्रशासक हुए. एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन स्प्रेड इवन इनटू सेंट्रल एशिया, और उनकी कोशिशों के कारण ही उनका जो राज्य था वो मध्य एशिया तक फैल गया था. ठीक है, ही कंक्योर्ड एक्चुअली ऑल द इंडिया. हम कह सकते हैं कि लगभग उसने पूरे भारत पर अपना अधिकार जो था स्थापित कर लिया था. एंड ही हैज डन दिस विद द हेल्प ऑफ हिज गुरु और द ग्रेट ब्राह्मण नोन एज चाणक्य. चाणक्य और कौटिल्य. ओके, द वाइस मैन, the wise man, ब्राह्मण और गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. तो खुद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका ये कहना था कि अगर उनके पास चाणक्य या कौटिल्य जैसे, चाणक्य एंड कौटिल्य इज द नेम ऑफ द सेम पर्सन, तो अगर उनके पास चाणक्य जैसे महान पंडित, महान विद्वान, महान गुरु अगर उनके साथ ना होते तो शायद वो कभी भी इतने बड़े शक्तिशाली राज्य की स्थापना ना कर पाते. ये खुद चंद्रगुप्त मौर्य का कहना था. तो उनकी मदद से उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी. ओके, एंड ही आल्सो गिव हिम द गाइडेंस एंड ट्रेनिंग्स एंड स्किल्स. काफ़ी ज़्यादा उनको अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, ट्रेनिंग दी. उनके अंदर जो स्किल्स की निपुणता थी उसको और ज़्यादा बढ़ाया और उसके एक महान शक्तिशाली शासक बनाने में अहम भूमिका निभाई. एंड कौटिल्य इज आल्सो known for his great book which is known as Arthashastra. Kautilya is well famous for his book अर्थशास्त्र. तो कौटिल्य और चाणक्य की जो सबसे जो महान जो उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में उन्होंने उस समय के जो राज्य थे, ठीक है, जो मगध राज्य था उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी. साथ ही साथ उन्होंने अपने विचार भी पेश किए. इन दिस बुक वी कैन फाइंड द व्यूज ऑफ द
Chanakya or Kautilya, as well as we can gain knowledge about the kingdom of Magadha and Maurya Empire. Okay. So now we'll discuss about the larger kingdom ruling the empire. Ruling the empire, यानी कि शासन करना एक बहुत बड़ा, क्योंकि ये एरिया था, वास्ट एरिया था, तो इस पर किस तरह से शासन किया गया और किस तरह की स्ट्रेटजी जो अपनाई गई, किस तरह के तरीके अपनाए गए थे सम्राट अशोक द्वारा या वहाँ के राजाओं के द्वारा, अभी हम जो है उसके बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे. बिकॉज एज वी नो दैट इट वाज अ वेरी वास्ट एरिया ऑफ मौर्य एम्पायर, so they have to control through it from the capital, that is known as Patliputra, capital city. Patliputra, along with some famous provinces and their control centers, that was known as control centers, Takshila, Ujjain, etc. ओके. तो उनकी जो मेन जो थी, मुख्य रूप से जो राजधानी थी, उसका नाम था पाटलिपुत्र, जहाँ पर सीधा जो था प्रभाव था या नियंत्रण था वो एम्परर के द्वारा किया जाता था. उसके अलावा कुछ और इलाके थे जिन पर कुछ कंट्रोल सेंटर से किया जाता था, जैसे तक्षशिला और उज्जैन. ओके. सो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार द रियल पावर वाज इन द हैंड ऑफ द एम्परर. पूरी जो शक्ति थी, असली शक्ति थी, वो शासक के हाथ में थी. एंड ही वाज कंट्रोलिंग द होल एम्पायर फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ पाटलिपुत्र. तो वो अपनी कैपिटल सिटी राजधानी से उस पर पूरा कंट्रोल करता था. बिकॉज इट वाज वेरी वास्ट एरिया, सो ही हैज टू अपॉइंटेड सम ऑफ द ऑफिशियल्स आल्सो. तो इतना बड़ा एरिया होने के कारण उसको कुछ ऑफिसर जो थे भर्ती करने पड़ते थे. एंड दे वर आल्सो टेकिंग द टैक्सेस फ्रॉम द हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, फार्मर्स एक्सेट्रा. तो जो ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, ऑफिशियल्स वर कलेक्टिंग द टैक्सेस. ऑफिशियल्स वर collecting taxes from farmers, herders, art craft persons, etc. Okay. And they also punished those persons who disobeyed the instructions of the emperor. जो उस समय शासक के आदेशों का पालन नहीं करते थे, ये लोगों का काम था, ये उनको सजा भी दिया करते थे. एंड देयर वर मैसेंजर्स आल्सो. मैसेंजर्स वर गोइंग टू एंड फ्रो एंड स्पाइस वर observing all the activities of officials. तो जो मैसेंजर्स थे, मैसेंजर्स जिसको हम कहेंगे दूत, the person who just deliver the message of the king to any other kingdom or any other area is known as messenger. संदेशवाहक या दूत, वो एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे. एंड स्पाइस, एक तरह का जिसको आप कह रहे हैं डिटेक्टिव, यानी कि जासूस,
और जासूसों की एक टोली हुआ करती थी, who were observing all the activities of the officials। जितने भी ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर काम कर रहे थे राजा के दरबार में, राजा के लिए, तो उन पर भी निगरानी रखी जाती थी कि उनकी एक्टिविटीज कैसे चल रही हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। As well as the emperor himself was supervising all the activities of his empire। और इसके अलावा जो शासक था उस समय की सारी एक्टिविटीज पर अपना ध्यान केंद्रित करके रखता था, with the help of the royal family members as well as sometime the princes were also sent to the different type of provinces for controlling। इसके अलावा राजा जो था पूरी निगरानी रखता था, जो रॉयल फैमिली थी, राजघराने परिवार था, शाही परिवार हुआ करता था, तो उसके मेंबर्स की मदद के साथ और कई बार कुछ इलाकों में, कुछ सूबों में कंट्रोल करने के लिए जो था राजकुमारों को भी भेजा जाता था। ओके, आफ्टर दैट we'll also study about we can find all the knowledge in the book Arthashastra that is written by Chanakya Kautilya, and he has also described that the northwest part of India was the known as gateway, the gateway of India। नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट था भारत का, उसमें जब उनका शासन था तो इस हिस्से को गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का जो था मुख्य द्वार कहा जाता था। Okay, as well as there was the part of South India, South also, and in the South Indian parts there were probably farmers, artisans, craftsmen, herders were living there। तो उस इलाके में जो साउथ इंडियन पार्ट था वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो फार्मर्स थे, किसान, हर्डर्स, तो आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करते थे, कारीगर लोग थे, वो रह रहे थे। एंड Arthashastra also described that the northwest part was well famous for its blankets and north-south part was famous for precious stones, gold, etc। तो अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, वेस्ट पार्ट, वो फेमस था कि वहाँ पर जो है अच्छी किस्म के ब्लैंकेट्स जो है कंबल प्राप्त होते थे वहाँ से। और जो साउथ पार्ट था वहाँ पर बहुत ही फेमस और कीमती जो थे प्रेशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर और गोल्ड या स्वर्ण मिलता था। ओके, एंड देयर वर आल्सो द डेंस फॉरेस्टेड एरिया along with this region। तो इस क्षेत्र के साथ ही डेंस फॉरेस्टेड एरिया यानी कि जंगलों वाला भी जो था एरिया साथ में लगता था, वेयर द पीपल वर मोस्टली गैदरिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज वेल एज दे वर हंटिंग द एनिमल्स एंड गैदरिंग द थिंग्स। वहाँ पर लोगों का काम था कि लोग शिकार करते थे या वो जो चीज़ें जंगलों में मिलती हैं उनको इकट्ठा करते थे अपने भोजन के लिए। ओके, एंड दे वर आल्सो सेंडिंग दिस थिंग फॉर द एम्परर, और वो लोग ये चीज़ें राजा को भी पेश किए करते थे। एंड द एम्परर वाज हैविंग द कंट्रोल ऑन द रिसोर्सेज आल्सो थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिवर और द वाटर रूट। और जो समय का साथ में जो लगता था पानी, जल स्रोत थे, उनके द्वारा जो यातायात था उस सभी का कंट्रोल जो था उसके ऊपर शासक का पूरी तरह से बना हुआ था। ओके,
and emperor were also taking some of the gifts as the like a tax from the people, from the different persons. अलग अलग लोगों से राजा टैक्स के रूप में धनराशि के अलावा कुछ वस्तुएं भी लिया करता था। यहाँ पर हम एक और जो है इस पे ऐड करेंगे वर्ड ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट इज लाइक a tax which people paid to emperor in the form of gifts like spices, precious stones, gold, etc. by willingly or less willingly. तो ट्रिब्यूट जो है, ट्रिब्यूट वर्ड इसमें आ गया है। ट्रिब्यूट इज लाइक अ टैक्स। ट्रिब्यूट जो उस समय जाना जाता था एक तरह का ये टैक्स ही था, और ये टैक्स जो लगता था ये सभी प्रकार के लोगों को लगता था, लेकिन लोग उसमें स्वतंत्र थे, लोग उसमें आज़ाद थे कि वो जो ये टैक्स पे कर रहे थे वो किसी भी फॉर्म में गिफ्ट के रूप में कर सकते थे। जैसे कि वो अगर टैक्स पे कर रहे हैं तो वो उसके बजाय कुछ मसाले, कुछ क्रॉप्स, कुछ फसलें, प्रीशियस स्टोन, कोई कीमती पत्थर है या गोल्ड है या सिल्वर है, एनीथिंग दे कैन produce in front of the emperor in the form of the tax. This is known as tribute at that time. So students, in the part 1 we have read about the vast emperor of Maurya or Magadha, and this is part 1, and in part 2 we will discuss the next things about the great warrior of Samrat Ashok and the great war he has fought, that is known as a Kalinga. That is a very important war of Kalinga that is in the history. After that, the adoption of Buddhism and left of Hinduism, and the new religion that is known as Ashoka's Dham, जिसको अशोका धम कहते हैं, okay, and at last his teachings, his message, and how he tried to spread the Buddhism religion. Okay, and if you are liking our videos, so please like and subscribe. Thank you very much.